युद्ध क्यों हुआ? युद्ध टाल सकते थे, तभी तो हम विश्वगुरु मानते किसी को। तो इसका मतलब केवल विश्वगुरु हम इसलिए क्योंकि हम विश्वगुरु हैं, हमने लिख लिया इसलिए विश्वगुरु हो गए, लेकिन विश्वगुरु की जिम्मेदारी भी तो थी कुछ। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, अगर विश्वगुरु वाकई विश्वगुरु होते तो ये युद्ध नहीं होता। अगर अमेरिका ने आपके ऊपर सैंक्शन लगाए तो आप भी तो आज कह सकते थे कि अगर युद्ध होगा और कहीं लोगों की जान जाएगी तो हम भी अमेरिका पर सैंक्शन लगा देंगे, कोई कारोबार अमेरिका के साथ नहीं करेंगे। हम ऐसा कर सकते थे कि हम अमेरिका पे सैंक्शन लगा दें? तभी तो फिर आप स्वीकार कर लीजिए कि विश्वगुरु नहीं है हम। अब सुनने में आया कि वो 14 किलो का जो सिलेंडर है वो 10 किलो का ही मिलेगा, तो आपने तो शुरुआत कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये कहेंगे अब रोटी का साइज भी छोटा कर लो आप। तो हम तो हर चीज को फेस कर चुके हैं, देख चुके हैं, हम लोग सहमत हैं। सरकार अगर कोई सकारात्मक पॉजिटिव डिसीजन लेते हो सरकार के साथ हैं, लेकिन झूठा विश्वगुरु का सपना हम लोग नहीं दे सकते। आप हमारे किसानों के साथ सब समझौता कर लेंगे आप फार्मर्स के लिए एनिमल्स फीड आप अमेरिका से लाएंगे। आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना बेहतर किया किसानों के लिए, और आप कहते हैं हम अमेरिका से इतने बड़े पैमाने पर कारोबार करेंगे। आपकी डिप्लोमेसी फेल है, फॉरेन पॉलिसी विदेशी तय कर रहे हैं। देखिए हमारे देश का सौभाग्य माने कि हमारी विदेश नीति भी विदेश तय कर रहा है और विदेश फैसला ले पा रहा है हमारे देश से। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं अपने देश को मजबूती से खड़ा दिखाई देना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि अखिलेश यादव को आरएसएस ज्वाइन कर लेना चाहिए, वो अनुशासित हो जाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में गांजा बहुत पकड़ा जा रहा है और इतना गांजा पकड़ा जा रहा है, हालांकि वो लिस्ट मेरे व्हाट्सएप पे है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। राजधानी में पकड़ा जा रहा है, बनारस में पकड़ा जा रहा है, गोरखपुर में पकड़ा जा रहा है, ललितपुर में पकड़ा गया, झांसी में पकड़ा गया। कोई शहर उत्तर प्रदेश का ऐसा नहीं जहाँ पर गांजा न पकड़ा जा रहा हो। सवाल ये नहीं पकड़ा जा रहा है, हम लोग हर बार सवाल ये पूछते हैं जा कहाँ रहा था। और आजकल तो ओटीटी का जमाना है, कहीं ऐसा ना हो कि ओटीटी वाले भी एक गांजा गंज कर करके कोई सीरियल बना दें या सीरीज बन जाए, उन पे कौन भरोसा करे। सोचिए उत्तर प्रदेश में क्या था, एक्सप्रेसवे बनने लगे थे, हालांकि अभी थोड़े बहुत बने, लेकिन भारत सरकार ने कोई एक्सप्रेस नहीं दिया है। मेट्रो बनने लगी थी लखनऊ में, कानपुर में, आपके आगरा में, नोएडा में, और नोएडा से दिल्ली जोड़ने का, नोएडा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाला 1 इंच भी सरकार ने मेट्रो के काम को नहीं आगे बढ़ाया। जब आज मैं आपके इंटरव्यू में आ रहा था, मैंने अखबार में पढ़ा कि अब 2030 तक लखनऊ की मेट्रो पूरी करेंगे, जो 5 साल पहले मेट्रो पूरी हो जानी चाहिए थी। कब? 2030 में। देश के प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में पूरा डीपीआर बना करके, फाइनेंशियल इंक्लूजन कर करके मेट्रो का प्रस्ताव देकर के मैं आया था और बजट भी दिया था उसके लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनने दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है आप बताइए? तू समझा? हाँ। माँ गंगा को लेकर के क्या नहीं कहा गया कि माँ गंगा ने बुलाया है। आप तो दिल्ली में रहते हैं, तस्वीरें वो देखते होंगे, यमुना का क्या हाल है। और याद रखिए आप, ये यमुना का पानी यमुना में नहीं रहता है, अंतोगत्वा ये भी माँ यमुना का पानी गंगा में ही पहुंचता है। तो आखिरकार माँ गंगा को कौन भूल गया है? क्यों नहीं सफाई हो पाई? उसका जिम्मेदार कौन है? तो इसलिए मुख्यमंत्री से कोई उम्मीद मत करो। जनता इस बार तैयार है, पीडीए के लोग तैयार हैं, और इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होने जा रहा है। लेकिन अखिलेश जी, केशव मौर्य तो कहते हैं कि 27, 32, 37 सरकार बीजेपी की ही बनेगी। आप समझ ही नहीं पा रहे हो, वो अपने कुर्ते का साइज बता रहे हैं। 27, 32 और क्या 37 वो अपने कुर्ते का साइज बना रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं भ्रष्टाचार से उनके सब पेट बढ़ता चला जा रहा है, तो आप नहीं समझ पा रहे इतने दिन से। अखिलेश जी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि संसदीय परंपरा में जो पहले नहीं हो रहा था वो अब हो रहा है? कटुता बढ़ती जा रही है, दोनों तरफ से कटुता बढ़ती जा रही है। किसने बढ़ाई? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी खुद जिम्मेदार है। आप अपने दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे आप और उन्हें झूठा फंसाएंगे आप। मैं कितने गिनूं आपको? आदरणीय आजम खान साहब के ऊपर झूठे मुकदमे किसने लगाए? किसने बदनाम किया? उनकी यूनिवर्सिटी किसने बिल्कुल बंद कर दी? जो एक्ट विधानसभा से, जो फैसले कैबिनेट से लिए गए, मुख्यमंत्री जी ने अपनी यूनिवर्सिटी बना ली, वही फैसले लिए हैं, वही कैबिनेट से पास किए हैं, लेकिन मोहम्मद आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी बंद कर दी उन्होंने। हमारा एक विधायक इरफान सोलंकी, उसका कोई विवाद हुआ था किसी बात को लेकर के, आपने उसे जेल में डाल दिया। रमाकांत यादव विधायक, 25 साल पुराने मुकदमे में जेल भेज दिया आपने। आए दिन झूठे मुकदमे लगा रहे हैं आप फेक इनकाउंटर करा रहे हैं आप फेक इनकाउंटर के नंबर 1 बन गए आप, केवल ये साबित करने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और पुलिस पे कितना करप्शन है, एक सिपाही पर 100 करोड़ रुपए पकड़े जा रहे हैं, लेखपाल पे 100 करोड़ रुपए पकड़े जा रहे हैं, एक वकील जेल में है। जिस दिन हम लोग आवाज उठाना बंद कर दें उसी दिन वो वकील मारा जाएगा। आपने गाड़ी पलट दी, बताइए, जान चलेगी उसकी। आप झूठे मुकदमे कौन लगा रहा है? झूठे मुकदमे क्यों लग रही है? फेक इनकाउंटर क्यों हो रहे हैं? उसके लिए मंगेश यादव को घर से उठाकर के एसटीएफ ने मार दिया। एक झांसी में हुआ था इनकाउंटर, हमारे सब लोग गए थे वहां पर। ये शुरुआती दौर की बात बता रहा हूं मैं। और जिस समय इनकाउंटर हुआ, सबने कहा कि फेक इनकाउंटर है। उसकी पत्नी ने कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगी। उसने कई साल इंतजार किया, न्याय नहीं मिला उसको, तो कुछ आत्महत्या कर ली। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? ये जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अगर कटुता आई है तो इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। कि विपक्ष के प्रति कैसा व्यवहार है आपका? आप पैसा देकर के लोगों को बदनाम करते हैं, आप कई चैनलों को दाना खाना देकर के आप न्यूज चलवाते हैं। आप कौन जिम्मेदार है इसके लिए?
बेशर्मो शर्म करो शर्म। लेकिन आप ये स्वीकार तो कर रहे हैं ना कि कटुता आई है। अगर वहां से कटुता आई है तो फिर आपकी तरफ से भी कटुता है। नहीं, हम तो हार पहनाएंगे, प्रेम करेंगे हम तो। आपको नहीं लगता है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और यूपी सरकार दोनों तरफ से इस विवाद को बढ़ाया जा रहा है, बेवजह बढ़ाया जा रहा है? ये अच्छा हम लोगों को भी नहीं लगा। और तब जब उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री योगी हैं, उन्होंने पूज्य शंकराचार्य के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। पूज्य शंकराचार्य को अपमानित नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूज्य शंकराचार्य जी का अपमान हुआ, इसलिए हम सब सनातनी लोग उनके साथ खड़े थे। कोई कल्पना कर सकता है कि जो हमारी सदियों से परंपरा बन रही, वैदिक समय से परंपरा रही के शंकराचार्य लोग स्नान करने जाते थे गंगा में, लेकिन पाबंदी लगा दी, रोक लिया। पुलिस प्राइवेट ड्रेस में आकर के धक्का मारती रही, उन्हें अपमानित होना पड़ा। उनके बटुक, उनकी चुटिया खींच ली गई, चुटिया खींच करके मारा गया, उन्हें अपमानित किया गया। और ये तो कुछ नहीं, जिनका सम्मान करना चाहिए था, उन्हें आप सम्मान भेज रहे थे। आप सर्टिफिकेट मांग रहे थे कि शंकराचार्य जी को सर्टिफिकेट किसने दिया? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के भाजाओ। शंकराचार्य जी को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। शंकराचार्य जी तब से हैं जब सर्टिफिकेट भी नहीं बनते थे किसी के। और फिर उन्हें किसने सर्टिफिकेट दिया योगी होने का? उनका योग तो आपने सबने देखा है। जब वो एक टांग पर योग कर रहे थे, हमने सबने देखा है। लेकिन यूपी सरकार का तो ये कहना था कि मामला कोर्ट में है, और कोर्ट जब ये कहेगा शंकराचार्य हैं तो मानेंगे शंकराचार्य हैं। तो शंकराचार्य होने पर विवाद है। हमारे पूजनीय शंकराचार्य शंका से परे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी का सबसे बड़ा मुद्दा है गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाना। इसके लिए वो संघर्ष भी कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया। आपकी सरकार आएगी तो गौ माता को राज्य माता का दर्जा देंगे, और आप घोषणा पत्र में लिखेंगे। क्या इस बारे में आपकी उनसे बात हुई? गौ सेवा हम आज से नहीं कर रहे हैं। हम जिस वंश के हैं, जहां से हमारी पीढ़ियां आई हैं, हम तब से गौ सेवा कर रहे हैं। और मैं आपको फिर भी याद दिलाता हूं, बताता हूं कि गाय सेवा हमारी हमेशा रही है और करते रहेंगे। ये भाजपा वालों के किसी के गाय वाय नहीं है, इनके मत धोखा खाइएगा आप। इन्हें केवल प्रेम गोबर से है। और कोई चीज इन्हें खराब करवानी हो तो भाजपा को दे दो आप। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में सबसे पहला काऊ मिल्क प्लांट कन्नौज में लगाया, बनकर के तैयार हो गया, यूपी का पहला काऊ मिल्क प्लांट। और तय ये किया था सरकार ने कि धीरे धीरे आसपास जो हमारी देसी गाय हैं वो बढ़ जाएंगी और जानवर हटा दिए जाएंगे। और अगर उससे भी नहीं काम चलेगा तो गाय के दूध के खरीदने के लिए चाहे हमें भैंस के फैट कंटेंट से देख करके जो रेट मिलता है उसे 4 रुपए ज्यादा देना पड़े, हम देंगे और गाय की सेवा करेंगे और गाय की संख्या बढ़ाएंगे। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वो काऊ मिल्क प्लांट बंद कर दिया। इसलिए बंद कर दिया क्योंकि समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था। और आज मैं ये दावा कर सकता हूं, कह सकता हूं कि देश का सबसे मॉडर्न काऊ मिल्क प्लांट था वो, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी से करवाया। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसे बंद कर दिया। तो आप बताइए गौ सेवा कौन ज्यादा करता है? हम ज्यादा करते हैं कि बीजेपी वाले करते हैं ज्यादा? आप कह रहे हैं अपमान हुआ। दोनों डिप्टी सीएम, दोनों ने कहा कि वो शंकराचार्य के पक्ष में है। एक ने कहा कि हम पैर छूके उनको प्रणाम करेंगे, दूसरे ने कहा कि प्रशासन ने जो किया वो महापाप है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। ये आपने जो कहा एकदम ठीक कहा। दोनों डिप्टी सीएम इसलिए डर गए क्योंकि अगर वो कहीं सम्मान में चले जाते तो बहुत डपट खाते वो, इसीलिए। किससे डपट खाते? अब वो खुद जानते कि डपट कहाँ मिलेगी उन्हें। और जो जानकारी मिली है कि जैसे उन्हें जानकारी हुई कि पूजनीय शंकराचार्य जी लखनऊ आ रहे हैं, वो दोनों आउट ऑफ स्टेशन हो गए। किस बात के डिप्टी सीएम है? किस बात के लिए कह रहे थे कि दंडवत होकर के हम उनका सम्मान करेंगे? उनका अपमान महापाप है। आपने बटुकों को बुला करके सम्मान किया। ये बटुओं से चलते हैं, बटुक का क्या सम्मान करेंगे? आप पीपू के देखिए, इनके हाथ में बटुआ मिल जाए अगर तो सब कुछ बदल जाता है वहां। लेकिन जब आप अभी कह रहे थे कि सभी सनातनी आहत हुए शंकराचार्य के साथ जो हुआ उसको लेकर, जब आप उनका समर्थन करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, तो फिर दूसरी तरफ से जवाब ये आता है कि अखिलेश यादव भी तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के लिए इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्या वो सनातन का अपमान नहीं है? जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बारे में केवल मैंने एक बार कहा और वो मैंने सरकार को याद दिलाया। हालांकि वो नेताजी हमारे प्रति वो भाव नहीं रखते थे जो एक हम लोग उम्मीद करते थे। उसके बावजूद भी उनके ऊपर जो मुकदमे लगे थे, बिना किसी के जानकारी के वो मुकदमे मैंने वापस लिए थे। समझ रहे हो? यही नहीं, अभी और सुनिए। तो सरकार को याद दिलाने के लिए कि आप सनातनी हैं, आप पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान मत करिए, उनसे सर्टिफिकेट मत मांगिए, अधिकारियों को भेज करके प्राइवेट ड्रेस में उन्हें अपमानित मत करिए। और जब ये भी नहीं माना, स्वीकार किया, तो क्या किया उन्होंने? झूठे मुकदमे लगाए, साजिश और षड्यंत्र की। एक बात तो साफ हो गई है, शंकराचार्य जी के आह्वान के बाद ये नकली संत बचने वाले नहीं हैं। नकली संत? आप किसको नकली संत मानते हैं? जो संविधान और कानून को नहीं मानते। बीजेपी ये बार बार कह रही है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की जो विवाद है उसकी आड़ में आप राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। बिहार में उम्मीदवार उतारे और अब यूपी की बारी है। हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। जो पीड़ा में है, जो पीड़ित है, जो दुखी है, हम उसके साथ नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद जो है उनका पॉलिटिकल एजेंडा आप चला रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि कहीं हमारा और उनका किसी तरह का पॉलिटिकल एजेंडा हो। जो पीड़ित है, जो दुखी है, जो अपमानित है, उसके साथ पीडीए, हम समाजवादी पार्टी के लोग उनके साथ हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
अखिलेश जी, ये जो आप ऑफर निकालते हैं कि बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम 100 विधायक लाएं और सीएम बन जाएं, क्या कहना चाहते हैं अखिलेश जी? अब मुझे जानकारी हो गई है कि उन दोनों डिप्टी सीएम पर एक भी विधायक नहीं है। ये क्या लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर था? ये सच है, ये सच है। कंडीशनल ऑफर था। वो कह रहे लिमिटेड टाइम ऑफर था, मैंने कहा नहीं कंडीशनल ऑफर था। जब मुख्यमंत्री जी जापान गए तो उससे अच्छा मौका क्या था? उस समय मैंने मौका दिया उन्हें, जब अब ये- मुख्यमंत्री ही नहीं उत्तर प्रदेश में, और चार्ज किसी को देके नहीं गए। सोचिए कितना अविश्वास था अपने डिप्टी सीएम्स पे। अमूमन ये जब कोई मुख्यमंत्री अपना पद छोड़ करके किसी कार्यक्रम में जाता है दूसरे देश में, तो वो कार्यभार किसी न किसी को संभालने के लिए देकर के जाता है, ये परंपरा रही है। लेकिन ये मुख्यमंत्री ऐसे थे जो दोनों डिप्टी सीएम पे भरोसा नहीं कर सकते थे। तो उसी मौके का लाभ उठा करके मैंने कहा कि जब तक जापान यात्रा उनकी चल रही है तब तक ये ऑफर है, और जैसे ही वो आए ऑफर खत्म। और अखिलेश जी, ये बताइए फिर ये विधायक हैं किसके साथ? विधायक किसी के साथ नहीं है, विधायक अपनी विधायकी बचाने के लिए बैठे हुए हैं। सही पकड़े हैं। और अभी जैसे चुनाव आएगा आपको पता लग जाएगा विधायक किसके साथ हैं। एक और चीज जो काफी चर्चा में है वो ये है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है, उससे क्या मिलेगा? उन्हें अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करनी चाहिए, और उन्हें वोट काटने से ज्यादा वोट जुड़वाने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये जो एसआईआर हुई है ये वोट काटने की एक्सरसाइज थी, वोट जोड़ने की एक्सरसाइज नहीं थी। और यूपी में तो कई बार पकड़े गए ये लोग। वैसे देश में तो चुनाव कई बार पकड़ा गया। अभी हाल फिलहाल एक पत्र चल रहा है, लेटर चल रहा है, जिसमें बीजेपी का खुद ही स्टैंप लगी हुई है, बहुत वायरल है वो लेटर। लेकिन यूपी को देखते हुए जो फैसले इलेक्शन कमीशन ने लिए, मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। इलेक्शन कमीशन बीजेपी से मिलकर के भेदभाव करता है। हमारा बाई इलेक्शन लूट लिया गया, पूरा लूटा गया, पुलिस ने वोट डाला। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? हमने कहा कि सीसीटीवी निकलवाइए, आपको पुलिस मिल जाएगी प्राइवेट ड्रेस में। एक एक व्यक्ति ने 6-6 वोट डाले। कौन सा प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, कौन अधिकारी बूथ पे जाएगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन ने तय किया। लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ सुना नहीं। क्यों नहीं सुना चुनाव आयोग ने? और फिर अभी जब फॉर्म 7 भरा जा रहा था, बीजेपी के लोगों ने एक जो मजदूर है, गरीब है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो दस्तखत नहीं कर सकता था, उसके दस्तखत कर करके हमारा वोट कटवा दिया। वो हम लोगों ने पकड़ लिया। वो नंदलाल को बड़ी मुश्किल से हम लोग ढूंढ करके लाए और सबके सामने हम लोगों ने खड़ा किया उसको। वो व्यक्ति साइन नहीं कर सकता, अंगूठा चलाता है, अंगूठा मारता है, उससे साइन करवा करके वोट काट दिए। अच्छा बात नहीं है। मैं जानना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन ने क्या कार्रवाई की अधिकारियों पर? कार्रवाई बता दें क्या की है। इलेक्शन कमीशन का नियम है कि इतनी बड़ी संख्या में ही फॉर्म 7 एक व्यक्ति भर सकता है। एक दशरथ नाम के व्यक्ति ने 100 से ज्यादा वोट कटवाने का दस्तखत कर दिए। और दस्तखत कहां से हो रहे हैं? कहीं उनकी एक ऑफिस है, उनके पास कोई कंपनी उन्होंने हायर की है, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी नहीं उनके ऊपर, उन्होंने कंपनी हायर की है, वोटर से नाम निकालते हैं, किसका वोट काटना है। सबसे ज्यादा मुस्लिम और पीडीए का वोट काटा उन्होंने। हम लोगों ने पकड़ा। बताइए क्या कार्रवाई की इलेक्शन कमीशन ने? इलेक्शन कमीशन ये बता दे कि नंदलाल के नकली दस्तखत करके जो आपने फॉर्म 7 भरवाया था, जिससे वोट काटा था आपने, उस अधिकारियों पे क्या कार्रवाई की आपने? लेकिन अखिलेश जी, जब आप एक पूरे इंस्टीट्यूशन पर सवाल उठाते हैं, चुनाव तो होंगे, अभी भी होंगे, आप भी चुनाव में मैदान में उतरेंगे, आपके उम्मीदवार भी मैदान में उतरेंगे, तो आप पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दे रहे हैं। तो फिर आप जनता को किस आधार पर कहेंगे कि आप जाइए वोट करिए? क्योंकि उनका विश्वास तो आप खत्म कर रहे हैं। आप कह रहे हैं इस संस्था में विश्वास ही मत करिए। तो मैं तो चाहता हूं कि पूरे देश का भरोसा इलेक्शन कमीशन पे और बढ़े। एक नंदलाल जिसके आपने फर्जी दस्तखत किए, उस अधिकारी पे कार्रवाई कर दो। आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हम किससे कहें कि कार्रवाई करें? आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। हमने पकड़ा, उसके आपने फर्जी दस्तखत किए हैं, ये फॉर्म है, आप उसके साइन मिला लीजिए। आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? इसका जवाब मैं किससे मांगू? इसीलिए सवाल उठते हैं इलेक्शन कमीशन पर। ये तो एक बहुत छोटा उदाहरण दिया मैंने। ऐसे बाई इलेक्शन के न जाने कितने लेटर हम लोगों ने लिखे हैं। रामपुर का सबसे ज्यादा चुनाव लूटा था उन्होंने। वो विजुअल्स हैं जहां पुलिस रोक रही है लोगों को, वोट नहीं डालने दे रही है। बेईमानी न की होती बीजेपी के लोगों ने, तो उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी बाहर हो गई होती। कम हारे हैं, ज्यादा हार गए होते। अखिलेश जी, एक आखिरी सवाल। यूजीसी पर काफी विवाद हुआ, छात्र सड़क पर आए, आरोप लगा कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से कोई स्टैंड नहीं लिया गया। हालांकि आपका रिएक्शन सुप्रीम कोर्ट के उस पर आया, लेकिन कोई स्टैंड नहीं लिया गया विपक्षी पार्टियों की तरफ से। ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि दोषी बचे नहीं और अन्याय हो नहीं, ये बात हम लोगों ने पहले कही। और आखिरकार साजिश कौन कर रहा है? कभी फिल्म बनाने की साजिश करना कौन कर रहा है? फिल्में बनवाने की साजिश कौन कर रहा है? क्वेश्चन पेपर में आखिरकार कौन क्या डाल रहा है? हम लोग न्याय चाहते हैं और कोई भी दोषी हो वो बचे नहीं, और अन्याय किसी के साथ होने नहीं देंगे। ये पीडीए और समाजवादी पार्टी का हमेशा सिद्धांत रहा है। तो लेने के देने पड़ गए।